विरासत प्रकोष्ठ की तरफ से ये जो हमारी हेरिटेज वॉक यहाँ प्रारंभ हुई है, मैं अपने कमिश्नर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि इनके संरक्षण में हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों को, जिनको कि लोग बेकार समझते हैं, उनके हम महत्व को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से हमारी संस्कृति जो है अजर है और अमर है और किस तरीके से वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी हमारी जड़ें आज भी हमारी रूह में, आज भी हमारी आत्मा में बसती है, उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ पर उपस्थित हैं और ख़ासतौर से कमिश्नर साहब और आपसे मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि बताने के लिए तो एक छोटी सी चीज़ पर भी आप कितनी भी देर बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमाओं को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी, वो पहले ही लिखते थे ना चिट्ठी में कि चिट्ठी को तार समझना, तो वही आप समझ लो कि तार को चिट्ठी समझ लेना, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़े करके। जो जगह आप आज ये देख रहे हैं, आप 1352 में चले जाए, 1354 में चले जाए, आज से 650 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं है। यमुना नज़दीक से बह रही है, ये सारा यमुना का फ्लड प्लेन है, यहाँ पर सारा रेत है। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जो अम्बेडकर स्टेडियम है, आप खुद देखेंगे कि यहाँ जो सतह है, जहाँ जो लेवल, और अम्बेडकर स्टेडियम जहाँ पे जो गेम होता है वो कितना नीचे है, वो कैसे बना, वो सारा ये यहीं से तो पानी निकलता था यमुना का, ये सारा यमुना इसके पास से बहती थी। और जो रिसर्चेस हुई है उसके मुताबिक ये है कि आज से करीब 4000 साल, 4500 साल पहले यमुना जहाँ आज है, आज से करीब 40 किलोमीटर वेस्ट में बहती थी। तो वो धीरे धीरे खिसकती हुई वो रोहतक के आसपास कहीं रही होगी, फिर वो जो हम ये बड़कल लेक देखते हैं और ये सारी जो झीलें देखते हैं, ये गोखुर झीलें हैं, जो कि जब कोई नदी मरती है, यानी वो अपने किनारों को छोड़ करके जब जाती है तो वो गोल गोल इस तरीके से घूम करके जब उबलती है तो वो कुछ अपने अवशेष छोड़ जाती है। तो ये सारी झीलें जो है वो यमुना का पुराना जो प्रवाह रहा होगा उसको प्रदर्शित करती है। 1354 में ये सारा जो है इलाका जो है वीरान था, यमुना का किनारा था, और भारतीय खासतौर से उत्तर भारत की राजनीति में एक परिवर्तन होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी डेथ हो जाती है और उसका छोटा भाई जो है जिसको कि फिरोज शाह तुगलक बोला जाता है, हालांकि वो फिरोज शाह अपने को तुगलक कभी नहीं कहता, वो अपने को फिरोज बिन रजब बोलता है। बिन का मतलब अरबिक में है बेटा, इब्न यानी कि फिरोज बिन मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद जो कि तुगलक का बेटा है, इब्न या बिन बोलते हैं पुत्र को। जबकि फिरोज शाह अपने को कभी भी फिरोज शाह तुगलक नहीं कहता, वो फिरोज बिन रजब बोलता है, रजब का बेटा जो कि फिरोज है। वो यहाँ का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान और बादशाह में फर्क होता है। सुल्तान, ये एक टेक्निकल थोड़ी सी इसमें चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लामी जो विचारधारा है उसके मुताबिक अल्लाह ने तमाम कायनात बनाई, अल्लाह के बाद प्रोफेट मोहम्मद यहाँ पर आए, उनके बाद फिर खलीफा आए, खलीफा के बाद जब इस्लामी साम्राज्य बढ़ने लगा तो खलीफा ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जो अपने प्रतिनिधि भेजे, उनको सुल्तान कहा गया। तो टेक्निकली जब हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं, सुल्तानों की बात करते हैं, तो वो उस खलीफा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे। जबकि अगर हम बादशाह की बात करते हैं तो वो खलीफा को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप स्वयं में खुद मुख्तार है। वो यहाँ के धर्म के मामलों में, यहाँ के राजनीतिक मामलों में खुद डिसीजन लेने के लिए समर्थ है। इसीलिए हम देखते हैं कि सल्तनत पीरियड में कि जब भी कोई सुल्तान कमज़ोर होता है वो भागता हुआ जाता है, कभी अरब के खलीफा से, कभी मिस्र के खलीफा से खिलत लेता है, उनसे एक प्रमाण पत्र लेता है कि भाई इस्लाम का ये मैंने इसको भेजा और आप लोग इसको माने। बहरहाल, तो जब फिरोज जो है यहाँ का सुल्तान बनता है तो वो अपनी पुरानी राजधानी जो कि उसके बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाई है, जिसको कि जहांपनाह बोलते हैं, वो वहां से शिफ्ट कर जाता है। ये बहुत अचरज की बात है कि कोई भी सुल्तान अपनी पिछली राजधानी में रहना नहीं चाहता।
क्यों? वो सारे घर के बदल देता है। वो जानता है कि जो पिछला मेरा जो यहाँ सुल्तान रहा है, उसके जो विश्वास पात्र है वो मेरे नहीं हो सकते। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो वो क्या करता है, वो तुरंत वहां से शिफ्ट कर जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सल्तनत पीरियड में जो पहली राजधानी बनती है वो दिल्ली बनती है, जो कि तोमर पीरियड की दिल्ली का थी। चूंकि पर्शियन में टा नहीं है, ठा नहीं है, ढा नहीं है, था नहीं है, जो संयुक्त अक्षर होते हैं ये पर्शियन में नहीं है। वो तो उर्दू में आ गए, क्योंकि उर्दू का जन्म यहीं पर हुआ। तो इसलिए जब तुर्क लोग यहाँ पर आए और उन्होंने दिल्ली बोला, तो वो दिल्ली नहीं कह सके, दिल्ली का नहीं कह सके। वो ढा का जो इक्विवेलेंट जो सबसे नजदीक आया वो दा और हा आया, तो दिल्ली को वो दिल्ली बोले, तो वो दिल्ली इस तरीके से नाम पड़ गया। पहली दिल्ली हम दिल्ली का कह सकते हैं, दूसरी दिल्ली सीरी कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तीसरी तुगलकाबाद हो गया, चौथी जहांपनाह हो गया। उसके बाद पांचवी दिल्ली जो थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाई, जिसका नाम उसने फिरोजाबाद रखा। जो फिरोजाबाद था वो इंद्रपत, कस्बा इंद्रपत, हमको शमसे सिराज अफीफ बताता है, क्योंकि उस वक्त का हिस्टोरियन है। वो ये कहता है कि कस्बा इंद्रपत से लेकर के और उसके शिकार तक फिरोज शाह तुगलक ने 3 महल बनवाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको तारीख फिरोज शाही में जिनका जिक्र मिलता है। एक कुश्क फिरोजा, कुश्क माने होता है महल, जो कि बाद में बदल गया कोटला के नाम से। कुश्क फिरोजा वो कोटला फिरोजा हो गया असल में। ये कुश्क माने होता है महल, तो कुश्क फिरोजा पहला, कुश्क अनवर जो इस रोड के उधर जो मौलाना आजाद कॉलेज है वहां पर बनाया गया, और तीसरा कुश्क शिकार जो आप ये बड़ा हिंदू राव के पास में जो पुराने खंडहर पड़े हुए हैं वो कुश्क शिकार है। तो वो कहता है कुश्क शिकार से लेकर के और कस्बा इंद्रपत यानी कि इंद्रप्रस्थ यानी कि पुराना किला, यहाँ तक उसने जमीन को लेकर के एक राज्य बनाया, एक शहर बसाया और उसका नाम फिरोजाबाद रखा। फिरोजाबाद जो है दिल्ली से 5 कोस की दूरी पर था। लोग सुबह यहाँ आते थे, अपना सामान बेचते थे और शाम को दिल्ली चले जाते थे। उसने जगह जगह सराय बनवाई। शमसे सिराज अफीफ हमको पैसे भी बताता है कि कितने जीतल, कितने टंके लगते थे दिल्ली से यहाँ आने में और यहाँ से दिल्ली वापस जाने में। बहरहाल 1793 में एक अंग्रेज यात्री, एक अंग्रेज पेंटर यहाँ पे आया, जो कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ रखा हुआ था। उसका नाम था थॉमस डैनियल। थॉमस डैनियल अपने भतीजे विलियम डैनियल के साथ यहाँ आया और कंपनी ने उसको रखा था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य है वो वहाँ जाए और वहाँ की जो भी विरासतें हैं उनको वो स्केच से बनाए। तो 1793 में जो ये गेट है, जो ये दरवाजा है, वो कैसा लगता था मैं आपको दिखाता हूं। ये 1793 का गेट है। इसी को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया गया। ये कुश्क अनवर है। जो मौलाना आजाद में स्ट्रक्चर्स थे वो ये थे। आप ये देख रहे हैं जो ये ऊंट जा रहे हैं, ये ऊंट शाहजहानाबाद की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आईटीओ से आ रहे हैं, और ये दिल्ली गेट की तरफ, दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। जो मैं भैंसा वाला बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है, जो थॉमस डैनियल ने बनाया। ये भैंसा लेकर के ये वहां से शाहजहानाबाद से आ रहा है। कुश्क अनवर और कुश्क फिरोजा के बीच से जो ये सड़क है जो सामने जा रही है, जिससे अभी आप अंदर आए, और ये आईटीओ की तरफ जा रहा है। ये 1793 की तस्वीर है, पेंटिंग है जो उस वक्त उसने बनाई। ये 1936 का दरवाजा है। ये आप देख रहे हैं, अगर आप उस साइड से देखेंगे
तो यहाँ का एंगल अलग है और यहाँ से एंगल अलग है। जब सेना दूर होगी तो ऊपर से तीर चलाए जाएंगे, जब सेना नजदीक आ जाएगी शत्रु की तो यहाँ से तीर चलाई जाएंगे। तो ये असल में बाहर से और नीचे वालों को पता भी नहीं चलेगा कि तीर कहाँ से आ रहे हैं, या फिर वो इस तरह से कि यहाँ से वो तीरों को मार नहीं सकते अंदर। यहाँ तक पहुँचने के लिए अंदर की तरफ से कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर छत बनाई गई और कुछ के लिए लकड़ी के मचान का इस्तेमाल होता था। जब कोई आपदा आ जाती थी तो एकदम मचान बनाया, सैनिक उसके ऊपर चढ़ गए और उधर से उन्होंने तीर मारने शुरू कर दिए। तो अब हम अंदर चलते हैं, दूसरे दरवाजे से भी आ गए। तीसरा गेट यहाँ पे था, देखिएगा आप खुद देखें, यहाँ पे ये इसकी चौड़ाई ये गेट था, ये पैसेज था, इसके ऊपर ये छत थी, इसके ऊपर ये छत, ये सामने गेट के इधर से इधर सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, आदमी यहाँ ऊपर जाकर के खड़े हो जाता था। और ये सारा कहा जाता है कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसको पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। जब आदमी अंदर आ जाता था तो यहाँ पर वो एक तरीके से आप गेस्ट रूम कह सकते हैं, मेहमान खाना कह सकते हैं, यहाँ इंतजार करता था। ये सारा बंद था, यहाँ भी गेट बना हुआ था और इस तरफ भी गेट बना हुआ था। तो उधर से पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथा दरवाजा यहाँ था और इसके बाद फिर वो अंदर किले के अंदर प्रवेश करता। अभी आपको यहाँ पे मेहराब नजर आ जाएगी, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, ये जो मेहराब है ये इससे पता चलता है कि यह दरवाजा, ऊपर जाने के लिए ये रास्ता था। यहाँ बड़े बड़े दरवाजे, यहाँ बड़े बड़े लगे हुए थे। और ये ओरिजिनल, ये अच्छा एक चीज और है, विलियम फिंच यहाँ पे 1611 में आया। विलियम फिंच एक यात्री था जो आगरा से लेके लाहौर तक गया और 1611 में वो यहाँ था। तो वो ये कहता है कि मैंने फिरोजाबाद देखा और जो कि सुल्तान फिरोज ने बनवाया और वो सफेद संगमरमर का है, यानी कि वो पहचान नहीं पाया कि ये जो है, क्योंकि इसके ऊपर ये लाइम प्लास्टर हो रहा था, लाइम प्लास्टर और पनिंग इसके ऊपर से, जिसको घुटाई बोलते हैं। और वो इतनी पॉलिश थी उसकी उस वक्त तक इतनी चमक थी कि वो पहचान नहीं पाया कि ये पत्थर है या ये प्लास्टर है। या एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी स्ट्रक्चर में जाए, ये मेहराब बनी हुई है, इसको मेहराब बोलते हैं, जो ये आर्च, इसके ऊपर देखिएगा एक कली है, कली जैसी बनी हुई है, ये है ना, ये यहाँ पे ये इधर ये जो कली बनी हुई है, किसी भी स्ट्रक्चर में आपको अगर कली दिखाई दे, आप आंख बंद करके कह दीजिए कि ये स्ट्रक्चर सल्तनत पीरियड का है या ये अर्ली मुगल पीरियड का है। मतलब हुमायूं तक इसी तरीके की कलियां चलती रहीं। उसके बाद फिर ये ट्यूलिप का फूल आ गया जिसमें तीन कलियां हो गई। तो आप मतलब मोटा मोटी अगर आपको कहीं भी फूल नजर आ जाए, चाहे वो आपको ताजमहल में मिलेगा, आपको सिकंदरा में मिलेगा, आपको किले में मिलेगा, आपको हर एक मुगल स्ट्रक्चर में मिलेगा जो कि अकबर के बाद का होगा, उसमें ये एक नहीं, उस पर ये इस तरीके से ये 3-4 फूल आ जाए। तो आप देख करके पहचान सकते हैं कि वो मुगल पीरियड का है अथवा वो सल्तनत पीरियड का है। कितने विशाल दरवाजे रहे होंगे इस किले के, ये आपको यहाँ से पता चलेगा।
ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के और नीचे तक इसी तरीके का दरवाजे वहाँ रहे है ना सर। हमारी चूंकि इस यात्रा का नाम, हमारा इस जो हेरिटेज वॉक है इसका नाम है सफरनामा है मीनार जरी या यात्रा वृत्तांत स्वर्ण स्तंभ का, तो हम विषय से भटकेंगे नहीं क्योंकि ये रास्ते में था इसलिए बताया। हालांकि किला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उस वक्त जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं वो उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से इसके बीच में 3 आंगन थे या 3 गार्डन थे। एक का नाम था महल सहने गिली, एक का नाम था महल बारी आम और एक का नाम था महल छज्जाए चोबी। मतलब महल सहने गिली वो महल जिसका सहन यानी आंगन, गिली गीला मतलब क्ले मिट्टी का हो, तो वहाँ वो अंगूर के बाग उसने लगाए हुए थे। 9 तरह के हमको रेफरेंसेस में मिलता है कि वो 9 तरह के अंगूर उसके यहाँ उगाए जाते थे। एक था महल छज्जाए चोबी, चोवा कील को बोलते हैं, ठीक है। तो कील कहाँ गाड़ी जा सकती है? कील जो है वो लकड़ी पे गाड़ी जा सकती है, तो वो महल जो था वो लकड़ी का था, तो वो उस तरफ जो कि यमुना का किनारा है वहाँ बनाया गया। और एक है महल बारी आम, जाहिर सी बात है कि जहाँ आम लोग जा सकते थे, एक तरीके से दीवाने आम जहाँ लगा करता था उसको महल बारी आम बोलते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से और उधर है, हम इसके अंदर में जा करके हम थोड़ा सा बाहर हट करके पहले हम उस मीनार जरी को देखने की कोशिश करें। हम यहाँ आए हैं, हमसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ आए, उन्होंने उस वक्त की समय को कैद करने की कोशिश की। उन्होंने समय को कैसे कैद किया? जब कैमरा की तकनीक आ गई तो कैमरे के माध्यम से, और जब कैमरा नहीं था तो तूलिका के माध्यम से उन्होंने यहाँ की तस्वीरें बनाई, पेंटिंग्स बनाई। 1830 में अभी हम जो देख रहे हैं, 1830 में ये कुछ इस तरीके से था। अठारह सौ 8 में ये कुछ इस तरह से था। तो 1912 तक आते आते ये हाल हो गया। ये वाटर बॉडी है, बावड़ी है, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है, 2 मंजिल नीचे तक गया हुआ है ये, और यहाँ से एक रास्ता सीधा यमुना तक जाता है। ये सुरंग है, वो मैं सब गया हूँ उसको देखते हैं। बावड़ी बोलते हैं, दूसरा कुछ छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं ये वाले, इनमें गुलाम रहा करते थे। और हकीकत हमको बताता है कि वो सारे गुलाम जो थे वो यहाँ पर कुरान का पाठ करते रहते थे, कुरान की तिलावत करते रहते थे और अपने धार्मिक कार्यों में मसरूफ रहते थे। और ये जो एरिया है इसको महल बारी आम बोलते हैं, दरबार आम बोलते हैं। इसके बारे में शमस सिराज अफीफ एक बहुत ही लोग, मतलब जिसको सुन करके आप लोगों के कि उस वक्त का क्या दौर रहा होगा, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जब फिरोज को पता चला कि एक ब्राह्मण खुले रूप से खुलेआम मूर्ति पूजा कर रहा है, खुलेआम मतलब अपने घर में कर रहा है, उसको बताया गया कि इसकी वजह से जो 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 ईमान पर चलने वाले हैं वो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो सुल्तान चूंकि वो शरीयत का रक्षक है, वो उसको बुलाता है और कहता है कि अपने अपने जो धर्माधिकारी हैं उनसे पूछता है कि इसको क्या सजा दी जाए। तो वो कहते हैं कि या तो ये इस्लाम कबूल कर ले या फिर इसको यहीं पर इसको खत्म कर देना चाहिए। वो उसको तमाम तरह के लालच देता है कि मैं तुमको इतना धन देता हूँ, मैं तुमको फला करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता ही नहीं, जो मेरा धर्म है मैं उस पर अडिग रहूंगा। शम्स सिराज अफीफ कहता है
कि इस महलबारी आम में उसके हाथ पैर बांधे गए। एक लकड़ी की एक मोहर थी जिससे कि वो लोगों को हाथ पर एक वो ठप्पा लगा देता था कि भाई अब तुम, कोई अभिषेक होता होगा उस काल में शायद, उसकी वो स्टैम्प भी उससे लेकर के छीन ली गई। लकड़ियां चारों तरफ लगा दी गई, उसको उस पर फेंक दिया गया और उसके बाद सिर की तरफ से और पैर की तरफ से दोनों तरफ से आग लगा दी गई और जो स्टैम्प थी, जो लकड़ी की मोहर थी, वो भी उसके ऊपर फेंक दी गई। जैसे ही लकड़ी जली और उसकी चिंगारियां उस तक पहुंची, वो एकदम तड़पा और एकदम जोर से उसने वहां से छूटने की कोशिश की। शम्स सिराज अफीफ कहता है कि मुझसे वो दृश्य देखा न गया, मैंने अपनी निगाहें फेर ली। धन्य है ऐसा सुल्तान जो कि अपनी शरीयत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कैमरे से तस्वीर ली गई। कितना चेंज आया है समय के साथ। ये 1936 का है। ये सबसे पुराना है। ये एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी के एक विद्वान यहाँ आए 1797 में, इस पे लिखा भी हुआ है, डेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको लिखी मिल जाएगी। 1797 में एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी से एक विद्वान यहाँ आए और उन्होंने इसका सारा मुआयना किया और क्या स्ट्रक्चर है क्या है, तब उन्होंने ये उससे अपने स्केच बनाया। ये वो इसके बाद जानने की कोशिश की, एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से उन्होंने दोबारा से इसका स्केच बनाने की कोशिश की। वो इस तरह से है। ये जो है चार्ल्स मेटकाफ का आपने नाम सुना होगा। वो दिल्ली का रेजिडेंट था बहादुर शाह जफर के ज़माने में और मेटकाफ उसका नाम था। मेटकाफ हाउस भी है और चूंकि हम लोग बहुत सीधे रहे और बोलना भी नहीं जानते थे अच्छी तरह से, तो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेटकाफ हाउस को लोग मटका साहब बोलते थे। मेटकाफ हाउस को मटका कोठी नहीं बोलते थे। हाँ, मटका कोठी। ये जो है असल में मेटकाफ का नाम इसलिए आया कि चार्ल्स मेटकाफ ने अपनी बेटी एमिली बेली के लिए दिल्ली बुक नाम से एक किताब को लिखवाया जो कि उसके जन्मदिन पर उपहार में दी। तो उसमें ये जो चित्र है, ये असल में इस साइड, ये जो चित्र है ये दिखा रहा है, इसके बारे में लिखा, मतलब चित्र बनाया और उसके बारे में लिखवाया। ये उसका एमिली बेली को जो दिया गया था दिल्ली बुक, उसका एक पेज का ये फोटो कि किस तरीके से उसने। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, प्लीज जो भी आपके जानकार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और खासतौर से बच्चों का मन जो है बड़ा कोमल होता है और उनका दिमाग उनका कोरी स्लेट की तरह, कोरे पेज की तरह होता है। आप जो इबारत लिख देंगे वो हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। प्लीज उनको वो चीजें बताइए जो उनको अपनी जड़ों से जोड़े। भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय संस्कृति जो है वो आपको इस लोक और परलोक दोनों की उन्नति का मार्ग बताती है। अशोक भी ऐसे ही कहता है। ये फिरोजाबाद की मुख्य मस्जिद है और इसको मस्जिद जामी बोला गया। एक चीज आप देखेंगे कि किसी भी मस्जिद में आप जाएंगे, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर और मक्का के पूर्व की तरफ, तो उसकी पश्चिमी दीवार है वो आपको हमेशा बंद मिलेगी। उसको किबला बोलते हैं। किबला यानी डायरेक्शन ऑफ द मक्का, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो मक्का की तरफ रुख करके अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए पश्चिमी दरवाजा या पश्चिमी दीवार किसी भी मकबरे की या किसी भी मस्जिद की आपको पश्चिम की तरफ जो भी मिलेगा वो बंद मिलेगा, क्योंकि उस तरफ काबा है। और उसका एक निशान ये है, देखिए बीच में इसका प्रोजेक्शन है, एक्सटेंशन हो रहा है। ये इसको दिखा रहा है कि मक्का इधर है। देखिए पूरी दीवार सीधे है और बीच में आपको प्रोजेक्शन नजर आ रहा है।
ये किबला की तरफ जो है यानी कि मक्का की तरफ आपको दिशा निर्देश कर रहा है। एक चीज और आप देखेंगे कि दीवार थोड़ी सी ढलवा है, मतलब स्लोप लिए हुए है, इसको सलामी बोलते हैं। ये तुगलक आर्किटेक्चर की विशेषता है कि सलामी दीवारें, जैसे कि तुगलकाबाद का फोर्ट, आप तुगलकाबाद में जाएंगे जो उसका किला है वो भी ढलान लिए हुए है। और तुगलकाबाद के किले की बहुत दिलचस्प दास्तान है। उसमें इब्ने बतूता हमको बताता है कि जब बार बार मंगोलों ने हमला किया तो मुबारक शाह खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, उससे गयासुद्दीन जो कि उसका सेनापति था, वो कहता है कि सुल्तान आप इसको छोड़ करके, सीरी को छोड़ करके ये जगह है, इस पहाड़ी के ऊपर आप किला क्यों नहीं बना लेते हैं? तो मुबारक शाह खिलजी ने बड़े हिकारत से देखा, बोला जब तू सुल्तान बन जाएगा ना तू बना लियो। समय की बात है, 6 साल बाद वो सुल्तान बना और उसने पहला काम वही किया, उस पहाड़ी के ऊपर उसने किला बनवाया। तब उसका नाम गाजी मलिक था। बाद में उसने अपने को गयास उद्दीन, मतलब दीन का संरक्षक, ये उपाधि ली और उसके बाद वो पहला तुगलक सुल्तान बना और उसने तीसरी दिल्ली यानी तुगलकाबाद तामीर कराई। ये जो हम मस्जिद देख रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स में बहुत इसके बारे में बोला गया, लेकिन सबसे ज्यादा जब ये चर्चा में आई जब कि तैमूर ने दिल्ली को फतेह किया 1399 के आसपास और तमाम लोगों को कत्ल करता हुआ, तमाम लोगों को रुलाता हुआ, परेशान करता हुआ जब वो वापसी की तरफ चला तो वो इस मस्जिद में आया और उसने यहाँ नमाज अदा की और उस ऑल माइटी को उसने थैंक्स बोला कि मैं इतनी दूर से यहाँ आकर के और मैंने फतेह किया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के आर्किटेक्चर से वो इतना प्रभावित हुआ कि तमाम जो मजदूर थे, तमाम जो यहाँ के कारीगर थे, वो उनको अपने साथ ले गया और उसने समरकंद में ऐसी मस्जिद बनवाने की कोशिश की। हालांकि पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं, मफलूजात बताते हैं, जो उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ के कारीगरों ने वहां जाकर के एक मस्जिद को बनाया गया। इसके बाद जो आप ऊपर एक खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की की एक विचित्र कहानी है कि 1700 जबकि मुगल साम्राज्य अस्त व्यस्त हो चुका था, कोई भी उनको पूछने वाला नहीं था। और एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब सल्तनत शाह आलम मतलब दुनिया का बादशाह और उसकी सल्तनत कहा था कि दिल्ली से और पालम तक। तो लोग मजाक में इस तरीके से बोलते थे। तो हालात ये हो गए थे कि लोग, लेकिन थे तो बादशाह जिल्ले सुबहानी, जिल्ले इलाही, मतलब जिल का मतलब होता है शैडो ऑफ द इलाही, मतलब ईश्वर की छाया, ऐसी ऐसी उपाधियां। और हालात ऐसे कि अंग्रेज आके थप्पड़ मार के चला जाता था, वो कुछ कह ही नहीं सकते थे। तो उस वक्त जो है आलमगीर द्वितीय जो कि 1756 में अहमद शाह के बाद सुल्तान बना, किसी ने कहा कि भाई आप बड़े परेशान रहते हैं, एक बहुत बड़े फकीर आए हैं और नजदीक ही फिरोज शाह का किला है, आप चलें और उनसे दुआएं आप लीजिए, आपके सर पे हाथ रख देंगे, आपका बहुत भला होगा। तो बोले ठीक है चलते हैं। तो अपनी भाई फौज तैयार करो। अरे हुजूर फौज लेके जाओगे, वो भी फकीर के पास, तो कैसे जाए? अरे अदब के साथ अकेले जाए ना, क्योंकि फौज लेके जाएंगे ये सुल्तानों का काम है, आप तो वहां पे याचक बन के जाएंगे, तभी तो कुछ मिलेगा। चलो, तो वो अकेला बेचारा बुजुर्ग आदमी आ गया, साथ में वो भी आ गए जो लेके आए थे, उन्होंने यहाँ कत्ल कर दिया उसका, कत्ल करके ऊपर से नीचे फेंक दिया इस वाली खिड़की से। यहां पर लाश पड़ी रही। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक लड़की, उसका रामजनी गौड़ था, वो यहाँ आई, उसने देखा सुबह सुबह यमुना में स्नान करने के लिए आती थी, उसने देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है औंधे मुंह, तो देखा, लगा कि कोई ये अच्छे घर का लगता है, तो जानवर ना खा जाए उसको, तो वो उसकी रखवाली करती रही। बाद में जब शहंशाह के, मतलब सो कॉल्ड शहंशाह तो थे ही नहीं, उसके रिश्तेदारों को मालूम पड़ा, बाद में शाह आलम सानी जो उसका बेटा था, शाह आलम सेकंड, जिसने कि क्लाइव के साथ संधि की थी बक्सर की, तो
वो उसको पता चला कि मेरे पिताजी के साथ इस लड़की ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो कहा जाता है कि उसके बाद उसने उसको अपनी बहन बना लिया और बहादुर शाह जफर के आने तक हर एक राखी को वो लोग जाते थे वहाँ और बादशाह को राखी बांधते थे। इसमें सच्चाई कितनी है इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है। बहरहाल तो आलमगीर सानी भी यही बना और यहाँ से वो आगे अगर हम देखेंगे तो इधर ये यमुना का किनारा है, ये पिरामिडिकल इमारत है। ये स्पेशली इसलिए बनाई गई कि सामने जो एक हम ये पिलर देख रहे हैं इसको लगाने के लिए ये खास तौर से इसको बनाया गया। और ये आपको जान करके अचरज होगा कि ये जो पिलर लगा हुआ है ये मिट्टी में है, ये छत के ऊपर नहीं है। बीच में ये सारी इमारत बनती गई और बीच के एरिया को ये खुला छोड़ते चले गए, उसमें मिट्टी भर दी, उसके ऊपर पिलर था। नहीं तो ये पिलर 27 टन का है। कितने भूकंप आए होंगे, कितने झंझावात आए होंगे, कितने प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, आज भी ये अपनी जगह पर स्थिर है, तो कम से कम छत पे तो नहीं है। ये क्योंकि ये मिट्टी पिलर नहीं है, अशोक स्तंभ है 273 BC जी 258 273 BC 36 का जी। और इस पे कुछ अंकित भी है, उसके बारे में कुछ हाँ जी, अभी चल के बात बताने वाले ही हैं। इसी के लिए यहाँ आए हैं। असल में यहाँ जितनी चीजें हैं उनका कोई महत्व नहीं है। ये अकेला स्तंभ जो है भारतीयता को आगे लेकर के चलता है। अच्छा, तो अब हम ऊपर करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। दूसरी छत थी, मतलब बीच में छत थी और कहा जाता है वो जनाने के लिए थी कि लेडीज जो है इन सीढ़ियों से ऊपर जा करके और इस बिल्डिंग तक एक ब्रिज था, एक पुल था और मस्जिद के उधर जनाना कंपार्टमेंट से औरतें वहां रहती थी। तो जब उनको एक अच्छा समय बिताने का मन करता था यहाँ ऊपर आकर के, तो वो वहां से आकर के और बीच में से होते हुए और पुल के ऊपर से होते हुए यहाँ तक आ जाते। सल्तनत की सीढ़ियाँ इतनी ही चौड़ी होती है। खास वजह थी, ये डरते थे कि एक साथ लोग न आ जाए, यहाँ जिलों का कहा जाता है कि एक वकील थे, संजय गांधी ने वहाँ पर वो करवा दिया। जब वो जीते अकेल जी तो उनके पास जिन थे, हटा दिया सारा एनक्रोचमेंट, तो वो अपनी जिन लेके यहाँ पे यहाँ उन्होंने छोड़ दी। वीक में किसी दिन लोग आते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। हम जो ये स्तंभ देख रहे हैं 1354 तक ये अंबाला में विद्यमान है। अंबाला में जगह है टोपड़ा, खिजराबाद उस वक्त का परगना था। सर शमशेर सिराज अफीफ हमको बताता है अंदर ही है सर। कि फिरोज शाह शिकार खेलने के लिए गया नजर आ रहा था दूर से। और उसने अपनी शिकार यात्रा के दौरान मेरठ में एक पिलर देखा और एक पिलर उसने अंबाला में देखा, टोपड़ा में देखा, और वो उसको आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि ये तो बहुत नायाब चीज है और ये मेरे पास होनी चाहिए। लिहाजा उसने दोनों स्तंभ वहां से उखड़वाए और वो फिरोजाबाद ले आया। एक पिलर उसने जो मेरठ से लेकर के आया था
वो कुछ के शिकार के ऊपर लगवाया, जो कि बाड़ा हिंदूराव के पास है। बाद में उसको उखाड़ लिया गया और फर्रुख शेर के ज़माने में बारूद का विस्फोट हुआ, वो 5 हिस्सों में टूट गया। उसके बाद उसको कलकत्ता ले जाया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको जुड़वाया और फिर से उसको बाड़ा हिंदूराव के पास स्थापित करा दिया, जो आज भी रिच पे जो बाड़ा हिंदूराव का गेट है उसके पहले ही राइट हैंड पे आज भी विद्यमान है। दूसरा जो वो लेकर के आया वो उसने कुछ के फिरोजा यानी कि फिरोज शाह कोटला में एक खास उसके लिए उसने इमारत बनवाई, जिसके के ऊपर हम आज खड़े हुए हैं, और उसके ऊपर उसने ला करके उसको स्थापित कराया। वो यात्रा कैसी रही उसके बारे में बहुत विस्तृत वो जानकारी देता है, क्योंकि इतने बड़े स्तंभ को अपनी जगह से निकालना, आप उस वक्त कोई क्रेन नहीं थी, तो आप देखें कि किस तरह से इस 27 टन भारी पिलर को हिलाया गया होगा, वहां से फिर उसको गाड़ियों में रखा गया होगा, कैसे वो यहाँ आया और फिर किस तरह से यहाँ पे लगाया गया। वो बताता है हमको कि तमाम जो गांव की रुई थी, जो खालें थी, उसके चारों तरफ लपेटी गई। इसके बाद मिट्टी का एक टीला तैयार किया गया, नीचे से धीरे धीरे उसको खोदा गया, धीरे धीरे वो उसके ऊपर आया। इसके बाद गाड़ी वो स्पेशल रूप से जो बनाई गई, 42 पहिए थे उसमें, हर एक पहिए को रस्सियों से भी बांधा गया। जाने कितने बैल लगाए गए, जाने कितने आदमी उस रस्सियों को खींच रहे थे, और उसके बाद वो जो पिलर था उसको यमुना तक ले जाया गया। स्पेशल नाव बनाई गई जिसमें कि 4000-5000 मन, ऐसा बोलता है, अनाज जाया जा सकता था, परिवहन किया जा सकता था। उन नाव में उसको उतारा गया और उसके बाद फिर यमुना के सारे यमुना से होकर के वो यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद उसको फिर से गाड़ी में रखा, यहाँ लाए, पहली मंजिल पर लाए, फिर दूसरी पर लाए, यानी कि मंजिलें बनती रही और ये धीरे धीरे आता रहा। बीच में चूंकि अच्छा, इसको जब वहां से हटाया गया तो एक चौकोर स्क्वायर एक पत्थर का बेस था जिसमें ये फिक्स था, वो भी साथ में उसको उखाड़ा गया और वो भी यहाँ इसमें लगा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये चौथाई हिस्सा नीचे है और 2/3 ये ऊपर, तो कहने का ये टोटल जो है 42 फुट लगभग इसकी हाइट है। अगर 10 फुट, हम 10-11 फुट अगर एक मंजिल माने तो 4 मंजिल ऊंचा है। ठीक है, हमको शमशेर सिराज अफीफ अलग गणना देता है और कनिंघम साहब हमको अलग बताते हैं कि कोई 32 फुट कहता है, कोई 42 फुट कहता है। बहरहाल आप इस चीज को देखेंगे कि ये जो पत्थर है ये मोनोलिथ है, ये कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो बात हो गई कि फिरोज शाह लेके कैसे आया। अब आप ये देखें कि वो अंबाला तो ये रहा 2500 साल पहले, ये तो 600 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले अशोक ने मिर्जापुर चुनार से इस पिलर को बनवाया, 7 पिलर बनवाए। बने कितने होंगे, लेकिन आज हमें 7 मिलते हैं। ठीक है जी, जिनको हम बृहद या बड़े स्तंभ बोलते हैं। तो जो 7 थे उसने 7 पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए अपने राज्याभिषेक के 26वें साल में। 6 इंस्क्रिप्शन लिखवाए और कह दिया कि भाई इनको ले जाके लगा दो। तो सारनाथ में लगा दिया, लौरिया राज, नंदनगढ़, प्रयागराज में लगा दिया। प्रयागराज की तो कहानी अलग है, उसमें अशोक का भी अभिलेख है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी है, हरिशेन ने जो लिखी है, और उसके बाद उसमें जहांगीर आया, उसने भी अपना लिखवा दिया। तो जो आ रहा है लिखवा ही जा रहा है। पहले वाला कोई नहीं पढ़ रहा, किसी को पढ़ना ही नहीं आता। ब्राह्मणी लोग पढ़ना भूल गए। हालत ये हो गई कि जब इस पिलर को यहाँ लाया गया, फिरोज शाह कहता है
उस पर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? सुल्तान तो था ही। मौलाना बोले हुजूर काफिरों की जुबान, हम क्या जाने, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, वही बताएगा कि इस पे क्या लिखा है। अब ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण आए, शमसे सिराज हफीज कहता है कि ब्राह्मण ने कहा कि हुजूर इस पे ये लिखा है कि इसको कोई अपनी जगह से नहीं हिला सकता, आने वाले वक्त में फिरोज शाह नाम का एक सुल्तान होगा, एक वही इसको हिला सकता। कोई पढ़ना नहीं जानता तो कुछ भी बोल दो। तो ये उसकी एक मतलब होशियारी थी, उसने तुरंत बता, राजा भी नाराज नहीं और बात भी पूरी हो गई। नहीं तो वो भी मारा जाता है, नहीं तो वो भी मारा जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर वो हफीज कहता है कि इसके बारे में पता किया कि ये पिलर असल में है क्या। तो बताया गया कि पुराने ज़माने में जब हिंदुस्तान में सारे लोग काफिर थे तो 5 भाई रहा करते थे, बहुत उद्दंड थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे, कोई काम धाम तो था नहीं। एक उनमें सबसे ज़्यादा शैतान था जिसका नाम भीम था। वो बहुत बलशाली था, हाथी की पूंछ पकड़ता था, दूसरी तरफ फेंक देता था, इतनी ताकत थी उसकी। तो जब उसके घर वाले उससे परेशान हो गए तो उसको कहा कि तू गाय भैंसे चरा। तो गाय भैंसे चराने के लिए उसने 2 डंडे हाथ में ले लिए। तो एक डंडा तो ये है, दूसरा वो वाला है जो उधर लगा हुआ है। तो वो दोनों डंडों से उसने गाय भैंसे हाँकता था और उसके बाद जो है वो जो डंडे जो है वो फिरोज शाह तुगलक के यहाँ लेकर के आए। और फिर वो नीचे कहता है, ये बहुत मैंने विश्वसनीय सूत्रों से सुना है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो सर हम भी इस पर विश्वास कर सकते हैं। भीमसेन का लठ, भीमसेन की लठ, भीमसेन की लाठी, गलत है। हाँ भीमसेन की लाठी। तो हाँ बिल्कुल, ये लोग मतलब लोक कथाओं में भीमसेन की लाठी के नाम से प्रचलित है सब, है ना। तो अच्छा, इसके बाद तो चुनार के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर चढ़ गए। मैंने मौर्य नाट के बारे में पढ़ा, जानने की कोशिश की। पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर के उन्होंने वहाँ से काटा। आप देखिए कि किस तरह से कारीगर ऊपर जाकर के काट रहा है और एक उसी स्लोप में आप अनुमान कीजिए कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और क्या उनकी गणनाएं रही होंगी कि वो पूरा काट करके नीचे तक आ गया और नीचे आकर के उसने खोखला करके पिलर को अलग कर दिया और उसके बाद फिर पॉलिश की गई। पॉलिश के लिए पॉलिश कैसे की गई, आप लोग जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या हिस्ट्री में जिनको इंटरेस्ट है वो जानते हैं कि मौर्यन पॉलिश बहुत फेमस है। NBPW, नॉर्दर्न पॉलिश, ब्लैक पॉलिश जो वेयर है वो मौर्य जमाने के सबसे शानदार उदाहरण है मौर्य पॉलिश की। आज आप देखें ना, पॉलिश ये 2500 साल पुरानी पॉलिश है, आज भी सूरज चमक रहा है तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। एक अरविंद महाजन नाम के विद्वान है, मेरे जानकार है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये पॉलिश कैसे होती होगी। वो मैं गए और उन्होंने वहाँ कुछ पुराने मूर्तियाँ देखी, इनमें कुछ इस तरीके की पॉलिश हो रही थी। उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आपने ख़रीदी, फलां जगह से ली। जिन लोगों ने उसको बनाया वो उसके पास गए कि पॉलिश आपने ये कैसे की। उन्होंने कहा ये हमारा खानदानी पेशा है, आपको नहीं बता सकते। उन्होंने हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने कहा एक शर्त पे बताएंगे कि आप हमारे शिष्य बन जाए। अरविंद महाजन जी उनके शिष्य बने, 20 दिन उनके घर पे रहे। सुबह 6 बजे उठते, रात को 10 बजे तक काम करते। काम क्या था, गंगा में घुस जाना और रेत को लेकर के आना। फिर वो बताते थे कि कौन सा रेत इसमें अच्छी क्वालिटी का है। फिर उस रेत में से फाइनर और जो सबसे फाइनेस्ट, जो अल्ट्रा फाइन जो उसके कण थे, उनको सस्पेंशन मेथड से, आप सब समझते हैं किस तरीके से पानी में डाल करके, और वो भारी वाले बैठ जाएंगे, हल्के वाले रह जाएंगे, उसको लेकर के उसको लेना, उसको अलग करना। फिर उसके बाद जो वो पाउडर, बहुत बारीक वाला पाउडर है, उसको लेकर के जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपने पत्थर का बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप बिखेरेंगे, एक स्टोन का इसमें भर लेंगे और उसको उसके ऊपर घिसेंगे।
घिसने के बाद थोड़ा पानी डालते रहेंगे। जो वो रेत है और जो पानी है और जो एक हीट जो पैदा हो रही है दोनों की रगड़ से, वो एक अजीब इफेक्ट पैदा कर रही है। उसके बाद वो जो गंगा का जो रेत है वो उसके कणों में समाहित हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद फिर एक दूसरी चीज आएगी, अब आप ग्लास स्क्रबर लेंगे शीशे का, फिर उससे रगड़ाई करेंगे तो जो वो शीशा है वो उस लोहे के साथ मिलेगा और उसके बाद वो एक लेयर अपनी धीरे धीरे बनाता चला जाएगा। उसके बाद लकड़ी का स्क्रबर लेंगे, उसके बाद उससे रगड़ाई करके फिर बफिंग करेंगे। बफिंग जो होगी वो कैस्टर ऑयल से होगी, अरंडी का तेल होता है वो। उसके बाद उससे उसकी पॉलिश करेंगे और अल्टीमेटली फिर जा करके एक ग्लॉसी फिनिश जो उसके ऊपर आएगी। तो उन्होंने बताया कि आजकल इस तरह से कर रहे हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। फिर उन्होंने लास्ट में ये बड़ा दुख व्यक्त किया कि 8 या 10 लोग रहे हैं ऐसा करने वाले, और भी कोई, क्योंकि ना तो पैसा मिलता और ना और इसमें मेहनत इतनी है। तो इस तरीके से ये पॉलिश, मुझे नहीं पता कि ये पॉलिश किस तरह से की गई, लेकिन एक छोटा सा शायद इसी तरह से या इसी का कोई तरीका रहा होगा वो पॉलिश करने का। कोई इसी तरीके का तरीका रहा होगा। बहरहाल ये सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस है, मैंने आपको अभी जिक्र किया कि टोटल 7 पिलर जो हमको मिलते हैं, उसने अशोक ने इंस्क्रिप्शंस लिख पाए। भाई पहला इंस्क्रिप्शन ये लिख दो, दूसरा ये सब पे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 इंस्क्रिप्शन लिख गए, इनको ले जाओ लगा दो। 6 तो लगा दिए, एक वहीं रह गया। बाद में राजा को पता चला कि अभी तो एक रह गया, तो उसने कहा चलो एक इंस्क्रिप्शन और लगवा दो, तो उस पर 7 इंस्क्रिप्शन हो गए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पे आए हैं, इस पे 7 इंस्क्रिप्शन लिखे। यानी कि अगर ये 7 इंस्क्रिप्शन अगर हम समझ लें तो हम वो 6 इंस्क्रिप्शन भी वही है जो इसके अंदर 6 ऑलरेडी है, इसमें 7वां इंस्क्रिप्शन एक अलग है। ये किस तरीके से है देखिएगा आप, ये जो नजर आ रहा है, एक मिनट, ये जो नजर आ रहा है ये 6ठा इंस्क्रिप्शन है, सॉरी ये 6ठा इंस्क्रिप्शन है, ये 5वां इंस्क्रिप्शन है, बीच में आप देख रहे हैं कि जगह खाली है। इस तरीके से ये गोलाई में घूमे हुए हैं। पहले 3 इंस्क्रिप्शन नॉर्थ की तरफ है, चौथा इंस्क्रिप्शन वेस्ट की तरफ है, 5वां ये साउथ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ 6ठा इंस्क्रिप्शन है। 7वां किधर है? 7वां ये नीचे वाला है जो पूरी गोलाई में फैला हुआ है। तो हम एक एक इंस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हम दूसरा इंस्क्रिप्शन लेंगे, ये बहुत जरूरी है, बस 2 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। दूसरा इंस्क्रिप्शन उधर है, एक बार चलेंगे तो इसमें ये उससे लिखा हुआ है, प्राकृत इसकी भाषा है और ब्राह्मी इसकी लिपि है। ये ब्राह्मी लिपि है, हम लोग पढ़ते रहे हैं कि ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी, ये ब्राह्मी है। प्राकृत इसकी भाषा है। एक चीज और मैं बताऊं, प्राकृत का मतलब जो प्रकृति से प्रकृत है और संस्कृत का मतलब जो संस्कारित है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन अगर हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखें तो भारत में सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हमको प्राकृत के मिलते हैं, जो कि अशोक के इंस्क्रिप्शन है। इसके 300, 350, 400 साल बाद हमको संस्कृत के इंस्क्रिप्शन मिलना शुरू होते हैं, जो कि गिरनार का एक अभिलेख है, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें वो प्राकृत में कहता है कि अरे आ जाओ भैया अभिलेख वाले आ जाओ। वो कहता है, वो अपने को अशोक नहीं बोलता, इस पे सिर्फ एक शिलालेख है जिसपे वो अपने को अशोक बोलता है, बाकी वो अपने आप को देवानाम प्रियम प्रियदर्शी बोलता है। देवानाम प्रियम प्रियदर्शी लाजा हेवम आहे, वो इस तरीके से बोलता है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी। इस प्रकार से कहते हैं कि धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे काम करें तथा दान दया सत्य और पवित्रता का पालन करें। मैंने कई प्रकार से लोगों को समझाया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दोपायों, चौपायों, पक्षियों और जलचर जीवों पर भी मैंने अनेक प्रकार से कृपा की है। मैंने उन्हें प्राणदान भी दिया है और बहुत से कल्याण के काम मैंने किए हैं। यह लेख मैंने इसलिए लिखवाया है कि
लोग इसके अनुसार आचरण करें और चिरस्थायी रहे, और इसके अनुसार जो कार्य करेगा वह पुण्य का काम करेगा। धर्म क्या है? मतलब वो ये बताता है कि धर्म क्या है, कि आप अच्छे काम करें, आप पाप ना करें, आप सच बोलें, आप पवित्रता से करें। कितनी अच्छी बात, कितनी मानवता की बात। वही इसमें ऐसी चीज नहीं, एक इंसानियत की बात वो करता है आज से 2500 साल पहले। इसके बाद ये दूसरा इंस्क्रिप्शन है, उस साइड में 3 लिखे हुए हैं, ये दूसरा है। पहले इंस्क्रिप्शन में वो कहता है कि राज्य अभिषेक के 26 वर्ष पश्चात मैंने यह धर्मलेख लिखवाया। अत्यंत धर्मानुराग, विशेष आत्म परीक्षा, उच्चतम सेवा, उच्चतम धर्म भय और महान उत्साह के बिना इस लोक और परलोक में कल्याण दुर्लभ है। पर मेरी शिक्षा से लोगों का धर्म के प्रति आदर और अनुराग दिन पर दिन बढ़ा है तथा आगे और भी बढ़ेगा। मेरे पुरुष राज कर्मचारी, चाहे वह उच्च पद पर हों या निम्न पद पर अथवा मध्यम पद पर, मेरी शिक्षा के अनुसार कार्य करते हैं और ऐसा उपाय करते हैं कि चंचल बुद्धि वाले, दुर्विनीत या पापी लोग भी धर्म का आचरण करने के लिए प्रेरित हों। इसी तरह अंतः महामात्र सीमांत के राज कर्मचारी भी आचरण करते हैं। धर्म के अनुसार प्रजा पालन करना, धर्म के अनुसार कार्य करना, धर्म के अनुसार सुख देना और धर्म के अनुसार रक्षा करना ही यही विधि है, अर्थात शासन का सिद्धांत है। शासन का सिद्धांत क्या है? धर्म के अनुसार शासन है। धर्म क्या है? सच्चाई, पवित्रता। मतलब वो उसमें नहीं जा रहा, वो किताबों की बात नहीं कर रहा, वो मानवता की बात कर रहा है, जो कि 2500 साल पहले था, उतना ही प्रासंगिक वो आज भी है और आगे भी रहेगा। एक और तीसरा इंस्क्रिप्शन और पढ़ दो। मनुष्य अपने अच्छे काम को ही देखता है और मन में कहता है कि मैंने ये अच्छा काम मैंने किया अच्छा है। काम किया, पर वह अपने पाप को नहीं देखता और मन में ये नहीं कहता कि ये पाप मैंने किया है या ये दोष मुझ में है। इस प्रकार की आत्म परीक्षा बड़ी कठिन है। मनुष्य को ये भी देखना चाहिए कि क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या ये सभी पाप के कारण हैं और उनकी वजह से मनुष्य अपना नाश न होने दे। इस बात की और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इस मार्ग से मुझे लोक में सुख मिलेगा, इस लोक में सुख मिलेगा और दूसरे मार्ग से मुझे परलोक में भी सुख मिलेगा। वो ये कहता है कि 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप ये सोचें कि मैं तो मजे में हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक ये है कि भाई मैं मजे में तो हूँ, मैं आगे भी मजे में रहूंगा, उस लोक में भी, जो भी लोक है। और दूसरा लोक आपके दिमाग में है। अगर आप अपनी आत्मा से, अपनी रूह से अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है तो ठीक है। तो ये 7 इंस्क्रिप्शन बहुत लंबे लंबे बोलोगे। एक चौथा और सुनिए। चलो। राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने ये धर्मलेख लिखवाया। मेरे राजयुग नाम के कर्मचारी लाखों मनुष्य के ऊपर नियुक्त हैं। पुरस्कार तथा दंड देने का अधिकार मैंने उनके अधीन कर दिया है, जिसमें कि वे निश्चिंत और निर्भय होकर अपना कर्तव्य पालन करें तथा लोगों के हित और सुख का ध्यान रखें और लोगों पर अनुग्रह करें। वे लोगों के सुख और दुख का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे और धर्मशील पुरुषों के द्वारा लोगों को ऐसा उपदेश देंगे कि जिससे लोग एक लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करें। राजुक लोग भी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे पुरुष नामक कर्मचारी भी मेरी इच्छा और आज्ञा के अनुसार काम करेंगे। वे भी कभी कभी ऐसा उपदेश देंगे कि जिससे राजुक लोग मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने बच्चे को निपुण धाय में के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता है और सोचता है कि यह धाय मेरे बच्चे को सुख पहुंचाने की भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार लोगों का हित और उन्हें सुख पहुंचाने के लिए मैंने राजुक नामक कर्मचारी नियुक्त किए हैं। वे निर्भय, निश्चिंत और शांतचित्त होकर काम करें, इसलिए मैंने पुरस्कार अथवा दंड देने का अधिकार उनके अधीन कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि व्यवहार अर्थात न्याय के काम में तथा दंड देने में पक्षपात नहीं हो। इसलिए आज से मेरी यह आज्ञा है कि कारागार में पड़े हुए जिन मनुष्य को मृत्यु का दंड निश्चित हो चुका है उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए। इस बीच में अर्थात 3 दिन की मोहलत के भीतर जिन लोगों को मृत्यु का दंड मिला है उन्हें जाति कुटुंब वाले उनकी ओर से उनके जीवन दान के लिए राजकों से पुनर्विचार की प्रार्थना करेंगे या उपवास करेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि कारागार में रहने के समय भी दंड पाए हुए लोगों को परलोक का चिंतन करें और उनके अनेक प्रकार का धर्मचारण और दान करने की इच्छा लोगों में बढ़े। तो कुल मिलाकर के एक मोटी मोटी चीज़ें हमको समझ आ रही हैं
कि जो वो चीज़ 2500 साल पहले कहना चाह रहा है, आज की तारीख तक भी हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। 1354 में उन भाई साहब ने भी एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, जो ये फिरोज शाह तुगलक ने, यहाँ की जो गुम्बद बना हुआ था इसके ऊपर, इस मस्जिद के ऊपर, उसमें वो फुतुहात फिरोज शाही एक किताब है, वो लिखता है, उसके 8 अध्याय हैं और उसमें वो सारी चीज़ें लिखता है कि मैंने सराय बनवाई, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। साथ में फिर वो एक चीज़ कह देता है जो मैंने अभी नीचे आप लोगों से चर्चा की, कि वो ये कहता है कि मैंने शरीयत को बढ़ावा दिया, मैंने जो इनको नहीं मानते थे मैंने उनको दंड दिया, इत्यादि इत्यादि। यानी कि वो अपनी प्रजा के सारे लोगों को एक जैसा नहीं समझता, लेकिन उससे 1600 साल पहले एक आदमी ये कहता है कि मेरे राज्य में चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो श्रमण है, चाहे वो धर्म को मानने वाला है, चाहे वो कोई भी है, उनके बीच में समरसता रहे, वो एक दूसरे का आदर करे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। तो वो इस तरीके की बातें करता है। और शायद यही वजह है कि जो आदमी एक की बात करता था, जो एक मत की बात करता था, उसका नाम निशान आज की डेट में नहीं मिलता कि वो गुम्बद कहाँ चला गया। और जिसने इंसानियत की बात की, जिसने मानवता की बात की, वो आज भी 2500 साल भी बाद भी अपनी बात को यहाँ कहने के लिए उपस्थित है। ये ऊपर ये जो ऊपर है, ये तो पढ़ने के साथ बैसाख सुधी लिखा हुआ है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, नागरी में। इसके आगे संवत 1220, ये बीसल देव लिखा है नीचे, बीसल देवस्य। ये पृथ्वीराज चौहान के ताऊ जी है, मतलब बीसल देव। और ये शाकंभरी नरेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें अजमेर का राजा यानी शाकंभरी का राजा ये कहता है अपने आप को कि मैंने बिंद से लेकर के और हिमालय तक यवनों को अपने यहाँ से निकाल दिया और मैंने आर्यावर्त में धर्म की फिर से प्रतिष्ठा की। और फिर वो अपने धर्म के जो आगे जो मेरे कुल वाले लोग आगे आए, वो ये करें और वो करें, फिर वो सारी चीज़ों को कहते हैं। तो ये मुझे, अरे 4 नंबर देना भैया। अरे फोटो यार, ये 3 है। 1937 में आप देखिए दिल्ली कैसी थी, पीछे की कोई इमारत नजर नहीं आ रही। ये किस तरीके से पिलर लाए गए, ये सीरत फिरोज शाही हमको बताती है कि ये बंधा हुआ है, ये पिलर ये बंधा हुआ है, फिर ये नाव में डाला गया, ये नाव चल रही है। ये जो है ये मस्जिद है, ये पिलर नीचे जो है पॉलिश नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल साइट पे पॉलिश वाला पोर्शन ऊपर था, ये सब जमीन में गड़ा हुआ था। क्योंकि इतनी ऊंचाई से पढ़ना नामुमकिन है भाई, कोई आदमी जाएगा। अशोक का तो कहना ये था ना कि मेरी ये धर्म आगे सारे लोग पढ़े, वो आंखों के बराबर होगा, थोड़ा ऊपर होगा तभी पढ़ पाएगा। तो ओरिजिनल साइट पे जहां तक आपको ये खुरदरा नजर आ रहा है, जहां पॉलिश नजर नहीं आ रही, वो सब जमीन के अंदर था। अच्छा, एक सवाल और था, इस पिलर का हेडस्टोन कैसा था, इसका कोई प्रमाण मिलता है? ऊपर क्या था इसके? इसके ऊपर 2 कैपिटल बनी हुई थी। विलियम फिंच आया था 1611 में, वो हमको बताता है कि 2 कैपिटल माने जो ऑर्नामेंटल जो वर्क होता है वो था। उसके बाद में उसने अशोक ने फिरोज शाह तुगलक ने उसके चारों तरफ ब्लैक और वाइट स्टोन से एक मुकुट जैसा बनवाया और उसके ऊपर एक कॉपर का उसने कलश स्थापित कर दिया। ये उसने इसके बाद चेंज कराया। जैसे हम लैंड कैपिटल देखते हैं अशोक का, क्या लैंड कैपिटल ही था इस पर? ऐसा उसने बताया। उसने सिर्फ ये कहा कि 2 कैपिटल थे, अब वो लॉइन का था या प्लेन था, ये ऐसा कुछ हमको पता नहीं चलता। बाद में ये बिजली गिरी, उससे ये टूट गया। और इसके बारे में इसको मीनारे ज़री बोला गया है फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में, और इतनी तारीफ की गई है। वो कहता है कि जब पंछी उड़ते हैं तो वो सोचते हैं मैं इतना ऊंचा कैसे जाऊं, वो नीचे ही रह जाते हैं। बादल इससे लग कर के चलते हैं
और जब बिजली चमकती है तो आवाज नीचे तक नहीं आ पाती, वो इसके ऊपर ही चमक जाती है, इतना ऊंचा है कि आवाज नीचे नहीं आ पाती। और ये 100 फरसंग से दिखाई देता है, फरसंग एक यूनिट है, तो वो इतनी दूर से दिखाई देता है। तो वो मीनार जरी की वो अपनी तारीफ करता है, जिसको कि हम स्वर्ण स्तंभ के नाम से जानते हैं। पढ़ा गया, बिल्कुल पढ़ा गया। तो ये तो फिर अरबी या फारसी में होना चाहिए। नहीं नहीं ना, क्यों आने के बाद है तो अरे तो नागरी में भी तो वो तो अभी तक नागरी कर रही है। इसमें इब्राहिम लोधी का स्टोन कौन सा वाला है यार? हाँ, संवत 1500 कुछ है ये। हाथी जो आया उसने अपना लिख दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप मुझे माफ कीजिएगा कि किसी उसमें जाते हैं और वो बंटी प्लस बबली लिख देते हैं बाथरूम में, पब्लिक बाथरूम में। स्टोन कौन सा? हाथी और कमल का फूल भी है भाई। हाँ देखिए, चमत्कार हो हाँ, कमल का फूल। बस मिल गया प्रूफ। आजकल तो यही ढूंढते हैं सब। एक चीज और देखें, चुनार का ही पत्थर क्यों इस्तेमाल किया गया? वजह ये थी कि गठबंधन का सबूत मिल गया सर। एक तो जो कलर है वो लकड़ी से मिलता जुलता है, पहली चीज। रेड सैंडस्टोन आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये केमिकली इनर्ट है, ये एसिड के साथ या अल्काइलिन के साथ जो है ये क्रियाएं नहीं करता, तो जिससे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो क्षय है, जो डीके है, वो बहुत कम है। यही वजह है कि अगर 2500 साल पुराना कोई और आगरा स्टोन होता या कोई और स्टोन होता, वो बिल्कुल परत बन के निकल गया होता। लेकिन ये चूंकि अभिक्रियाएं नहीं करता, ये रिएक्शंस नहीं करता वातावरण की गैसेस के साथ या अम्ल के साथ या क्षार के साथ, इसलिए ये अभी तक विद्यमान है। हाँ, वो तो कौन सा स्टोन है? स्टोन कौन सा वाला? ये सैंडस्टोन। हाँ, नहीं, या जब उखाड़ा होगा उस वक्त भी हो सकता है आ गया हो, थोड़ा बहुत डैमेज तो वही होगा जब उखाड़ा होगा, शिफ्ट किया होगा। कोशिश करोगे तो नहीं पाएंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिन को घर ले जाओ, चोट मारी जिन को लेके जाओ घर वाले। ये बाद में ये रिस्टोर किया होगा, सिर्फ डैमेज हुआ है। हो सकता है रिपेयर कर दिया जॉइंट के बाद। हाँ, ये रिस्टोरेशन रिपेयर करा जॉइंट के बाद। परतें निकलती है सब। अगर आप कहीं परत निकल के बाहर आती है। पील ना हो इसलिए जॉइंट रिपेयर कर दिया है। छोटे लोग, छोटे बादशाह अपने पाइप जो इस्तेमाल होते थे उस जमाने में, जिसके ऊपर वाटर टैंक होते थे और साइफन प्रोसेस से जो है वो सारा एक जगह पानी जाएगा। जमुना का वाटर लिफ्ट है। जमुना का वाटर लिफ्ट करने के लिए रिहायटी होती होगी और क्या होगा? ग्रैड तो चरक बोलती क्या होती है उसको? एक्चुअल में जो लाल किले में जो पानी आता था ना, वो हिंदू राव में एक बावड़ी थी, उससे आता था। उसमें डाइवर्ट करते थे अपर यमुना से। ध्यान से आइएगा, इसकी सीढ़ियां जो है खतरनाक है, और देख करके प्लीज और चलाना। कुछ लोगों ने आत्महत्या करनी पूछ के, इसलिए जान लगा दी। काफी गहरी है। हाँ, इसमें तो मोटर लगी हुई है। पानी दे रहे होंगे ना इसको, पेड़ों को। मोटर नहीं पुराने जमाने की, तुगलक के जमाने की। हाँ जी, हो सकता है यार। देखो उस जमाने में भी मोटर होती थी। संजीव जब उसी टाइम की है। पानी इस तरीके से बाहर से यहाँ से आता हुआ यहाँ बैठ रहा।
या बैटरी की जगह थी। अरे वो देखो यार, 5 ऊपर लगा जमना को भी आता हूँ। ये इसका टॉप है, इसके ऊपर छत थी, ये और ये इस साइड ये और इधर ऊपर बैठने के लिए और बैठने के लिए। ये इस तरीके से पानी कैसे इस दौरे के लिए क्या कहना चाहेंगे? हेरिटेज जो है वो हम सब लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज कपड़ा पहना और कल उतार दिया। हेरिटेज जो विरासत है वो हमारे दिलों के अंदर और हमारे मन मस्तिष्क के अंदर रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा उसका अंकुरण होता है। आवश्यकता होती है कि किस तरीके से उसको एक पानी खाद और दे करके और किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बचपन से अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी, अपने बाबा, अपने रिश्तेदारों में दाएं बाएं हम कुछ ना कुछ कहानियों को, कुछ ना कुछ चीज़ों को सुनते आते हैं। वो क्या है, वो एक हेरिटेज का प्रकार तो है। तो मुझे लगता है कि जो हेरिटेज है वो हम सब लोगों के अंदर है और उसको हमको आदर करना चाहिए, क्योंकि वही तो हमको जड़ों से जोड़ती है। और सर हमारे साथ आए, सर ने अपना वरद हस्त हमको दिया। सर के संरक्षण में ये सारा काम जो है एमसीडी का जो हेरिटेज विभाग है वो उसको कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बाकी सर के जैसे भी निर्देश होंगे उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं।